Hello everyone. Today we will be starting with the component on Western political thought, and we will be starting with your first thinker, that is Plato. Right? So today we will cover, because आपके thinkers काफ़ी expansive है, and I will try to cover as much that there is in a thinker to cover, ताकि आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर ना देखना पड़े. Also I will attach the PDF of IGNU. राइट, तो इग्नू के एक नोट्स है ऑन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स. आप वैसे उनको खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट फॉर योर कन्वीनियंस मैं अटैच कर दूंगी जो इग्नू का पीडीएफ है. राइट, जो इस स्लाइड्स के पीडीएफ से अलग से वो आपको 30th तक बाकी मिल जाएंगे, बट इग्नू का तब तक आप पीडीएफ ज़रूर पढ़ लीजिए. एंड आपको जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए बुक्स भी बताई गई है, इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो परचेज दिस. ऑल्दो आई हैव ट्राइड के हैकर वगैरह सबके कंपोनेंट्स इस स्लाइड में कवर हो जाए, ताकि आपको एक वन सोर्स ही मिल जाए. राइट, सो ऑल्सो अब इस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से थोड़े कॉन्सेप्ट स्लाइटली और डिफिकल्ट होते जाएंगे. सो वी विल पिक अप प्लेटो. वी विल डू टुडे हिज इंट्रोडक्शन. ठीक है, प्लेटो के मेन कंपोनेंट्स ऑफ हिज थॉट, एंड बेसिकली उनके थॉट्स में जो मेन थ्योरीज हैं उनमें से आज हम 2 थ्योरीज करेंगे एंड कल हम बाकी 2 थ्योरीज करेंगे. राइट, बिकॉज इन थ्योरीज को डिटेल में करना है, इनके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझना ज़रूरी है. राइट, सो वील बी गिविंग इट रिक्विजिट अमाउंट ऑफ टाइम सो दैट यू कैन डेवलप अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंकर्स, एंड ताकि आपके अंदर थोड़ा इंटरनलाइज हो जाए. राइट, सो वील बी स्टार्टिंग विद प्लेटो टुडे. So I'm sure most of you have heard about Plato in certain places, in some manner, in some fashion, some place or the other. So Plato is a Greek philosopher and thinker. ये 428 to 347 BC के बीच में एथेंस नाम की जो एक ग्रीक सिटी स्टेट है वहाँ पे रहते थे. Right? He is often considered, he is actually considered the father of political philosophy. Political idealism और philosophy को इन्होंने शुरुआत की, एंड वेस्टर्न फिलोसफी की जितनी कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा प्लेटो को कंट्रीब्यूट किया जाता है शायद ही और कोई हो. इनफैक्ट देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग दैट गोज, इट सेज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज Platonic, right? Either Platonic or anti-Platonic, right? So basically either you're criticizing Plato or you're saving Plato. There is no escaping Plato, right? तो इन सम वे और दी अदर प्लेटो हमेशा आपके उसके अंदर आता रहेगा. राइट, सम वे और दी अदर. राइट, सो सम ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क्स दैट वी विल बी ऑल्सो लुकिंग एट विल बी बेसिकली उनके 3 वर्क्स हैं. राइट, सबसे पहले है जो आपका रिपब्लिक, फिर है स्टेट्समैन, एंड देन इज लॉज. राइट, सो ऑब्वियसली ही इज रिटन लॉट्स ऑफ अदर वर्क्स, टाइमियस, फेंदरस, सो ऑन सो फोर्थ. राइट, बहुत सारे वर्क्स हैं जो कि लिखे हैं डीलिंग विद लॉट्स ऑफ issues, lots of topics. Right, but basically हमारे syllabus से concerned ये 3 works होंगे. Right, अब ये ज़रूर जानना ज़रूरी है कि कभी भी अगर आप एक thinker पढ़ते हैं, right, उनकी theory को अगर आपने ढंग से समझना है, राइट, यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आपने उस थिंकर को कंटेक्चुअलाइज करना है. कैसे सर्कमस्टांसेस थे जिसके अंदर ये थिंकर आया और उसने अपनी थ्योरी दी, अपनी थॉट दी. राइट, तो जब आप प्लेटो को देखते हैं और अब देखते हैं कि वो एक ग्रीक सिटी स्टेट कॉल्ड एथेंस में आए हैं. राइट, ना प्लेटो जब बड़े हो रहे थे, सो पेलोपोनेशियन वॉर थी एक जो बेसिकली 28 साल चली थी, एंड ही एक्चुअली सॉ द वर्स्ट ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर. राइट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रीक लीडर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथेंस के जो लीडर्स थे वो मर गए थे. पेलोपोनेशियन वॉर वॉज नॉट गोइंग इन द वे ऑफ एथेंस. साथ ही साथ में जो आपके एथेंस के अंदर 2 मेजर ग्रुप्स थे ऑफ ऑलिगार्क्स. ऑलिगार्क्स आर बेसिकली पीपल जो चाहते हैं कि आपकी गवर्नेंस शुड बी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू influential people, and Democrats जो चाहते थे that there should be a public sphere, a public parliament sort of a thing जहाँ पे decisions लिए जाए. Right, तो इनके बीच में भी एक जो fight थी बहुत ही ugly होती जा रही थी. Right, so basically Plato saw worst of the war as well as the worst of the politicians. Right, तो क्योंकि उन्होंने इन दोनों को इतनी बुरी हालत में देखा था, तभी जो उनका रिपब्लिक था उसके अंदर उन्होंने एक व्यू ऐसा बना लिया कि अगर आपने एक अपने स्टेट का जो कंडीशन है इम्प्रूव करना है, सो पॉलिटिशियन से हट के आपको फिलोसोफर किंग के पास जाना पड़ेगा जो कि फिलोसफी डेवलप कर सके. और यही जब आप उनके कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट हम आगे पढ़ेंगे, जो उनकी फाइनल थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसके अंदर इसी चीज़ को वो आगे चल के डेवलप करते हैं. राइट, सो अब
द रिपब्लिक है जो जहाँ पे ये अपने फिलोसोफर किंग के बारे में बात करते हैं, विच इज हिज बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट, द बेस्ट यूटोपियन स्टेट दैट ही एनविसेजेस, राइट। बाकी उनके वर्क है द स्टेट्समैन एंड द लॉज, राइट। द लॉज के अंदर चल के वो जो रिपब्लिक में जो व्यू दर्शाते हैं उसको थोड़ा ट्वीक कर देते हैं। और पहली बात, द आइडिया ऑफ मिक्स्ड गवर्नमेंट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट गवर्नड बाय लॉज आगे आती है, जिसके जो मेन प्रोपोनेंट है इनके स्टूडेंट एंड ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑल्सो एरिस्टोटल इसको चल के और आगे अपने काम में बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम रिपब्लिक की बात करते हैं हम बोलते हैं रिपब्लिक इज मेनली रिलेटेड टू योर यंग प्लेटो, राइट। जो आपका स्टेट्समैन है ये है योर ट्रांजिशनल प्लेटो। अभी ये धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, इनके व्यूज थोड़े थोड़े चेंज होते जा रहे हैं। एंड फाइनली जो लॉज है ये है आपका मेच्योर प्लेटो, जहाँ पे प्लेटो हिमसेल्फ एक्सेप्ट्स कि इनकी जो थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग है उसकी कुछ लिमिटेशन है और शायद वो बहुत यूटोपियन है, तो उसके अगेंस्ट एक प्रैक्टिकल फॉर्म में वो कैसे इसको ला सकते हैं वो ये उसके बारे में बात करते हैं, राइट। सेकेंडली अब जो हम जिस पे हम आते हैं वो है द आइडिया ऑफ प्लेटोज मेथडोलॉजी। सो जब प्लेटो के आप वर्क पढ़ते हैं तो प्लेटो ने अपने वर्क्स में, अपनी थ्योरी में, अपनी थॉट में क्या मेथड अपनाया है। सो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी वो है कि कोई एक मेथड नहीं बल्कि एक अमेलगमेशन, अ मिक्सचर ऑफ न्यूमरस काइंड्स ऑफ मेथड्स है जो कि प्लेटो ने अपनाया है, ठीक है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि डिडक्टिव मेथडोलॉजी अप्लाई की गई है। अच्छा, अब एज स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, ठीक है। अब डिडक्टिव एंड इंडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव इज बेसिकली यू स्टार्ट फ्रॉम a larger sort of theory, ठीक है। So through your imagination you build on certain thoughts, you build on certain theories, and then you try to apply that theory in your present circumstances and what you see around you, right? On the other hand, inductive is like your जो आप अपनी फिजिकल साइंसेस पढ़ते हैं उसके अंदर इंडक्टिव नॉलेज यूज होती है। बेसिकली व्हाट यू सी अराउंड यू, जो आप प्रैक्टिकली देखते हैं, जो एक्चुअल में हो रहा होता है, आप उसको स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आप एक जनरल थ्योरी बनाते हैं, राइट। सो डिडक्टिव इज बेसिकली गोइंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, इंडक्टिव ऑन द अदर हैंड इज गोइंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, राइट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिविज्म एंड इंडक्टिविज्म, राइट। तो हम बोलते हैं प्लेटो की जो पहली मेथडोलॉजी है वो डिडक्टिव मेथडोलॉजी है, दैट ही एनविसेजेस ऑफ अ जनरल ग्रैंड थ्योरी एंड देन ही ट्राइज टू अप्लाई इट अराउंड what he sees and tries to make a utopian state, tries to bring about the republic जो उन्होंने सोचा है in Athens itself, right? On the other hand, then there are people like Nettleship, right, जो बोलते हैं कि शायद प्लेटो के अंदर एक इंडक्टिव पार्ट भी है। क्यों? बिकॉज वो थ्योरी को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो वो थ्योराइजिंग एकदम ये हवा में थ्योराइज नहीं कर रहा, बट ही इज एक्चुअली ऑल्सो लुकिंग एट अ प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट व्हेन ही इज थ्योराइजिंग, राइट। नेक्स्ट जो वो बोलते हैं कि अलॉन्ग विद डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, प्लेटो जो है इज ऑल्सो डायलेक्टिकल। अब ये जो डायलेक्टिकल है ना, प्लेटो ने ये अपने बेसिकली थॉट में बोला है कि डायलेक्टिक्स इज बेसिकली द बेस्ट फॉर्म ऑफ फिलोसोफाइजिंग, राइट। तो अगर आपने फिलोसफी के बारे में बात करनी है तो आपको अगर जो बेस्ट वे है ऑफ टॉकिंग अबाउट फिलोसफी दैट इज बाय डायलेक्टिक्स, ओके, बाय द डायलेक्टिकल मेथड। और ये ज़रूरी है डायलेक्टिक्स समझना क्या है, बिकॉज डायलेक्टिक्स अब कंटिन्यूसली यूज होगा। हेगेल ने डायलेक्टिकल मेथड यूज किया, उसके आगे चल के कार्ल मार्क्स ने भी डायलेक्टिकल मेथड यूज किया। What is the basis of that dialectics? This is different amongst them, right? Both Plato and Hegel use ideas as the foundation of dialectics. Marx, on the other hand, will switch to matter as a basis of dialectics. ठीक है, ये थोड़ा complicated है, ये आपको आगे चल के बताएंगे कि ये क्या है ideas और matter में difference, right? So basically अब आप पहले समझ लीजिए dialectical है क्या। Dialectical basically वो बोलता है is the idea of collision and division. Right, so you have numerous people who've got their own thoughts, own opinions, right? And you sit down and you debate. You throw upon your opinion. आप बात करते हो, आप discuss करते हो, and you try to reject or you try to counter someone's views, right? By giving a valid argument.
ठीक है. सो थ्रू दिस डिबेट एंड डिस्कशन अब जो बात है वो आगे बढ़ती है. न्यू ट्रूथ्स आर डिस्कवर्ड थ्रू दीज डिबेट्स. सो थ्रू कोलिजन ऑफ ओपिनियन समथिंग न्यू, समथिंग बेटर कम्स अपॉन, राइट. ये जो समथिंग बेटर कम्स अपॉन है, इसके अगेंस्ट अगेन अ न्यू आइडिया माइट कम. अगेन देयर इज डिबेट, अगेन देयर इज डिस्कशन, अगेन देयर इज कोलिजन, एंड अगेन अ न्यू idea comes upon, right. So this idea of dialectics, this idea of a dialectical methodology being adopted is very crucial to Plato, right. Next, they also say that he is extremely analytical, right. तो वो हमेशा एनालाइज कर रहे हैं कि क्या अभी एग्जिस्टिंग सिनेरियो है इन सिटी स्टेट और इसको इम्प्रूव किया कैसे किया जा सकता है, राइट. सो इन दैट सेंस ही इज ऑल्सो डायडैक्टिक एंड टीलियोलॉजिकल. डायडैक्टिक इन द सेंस वो बता रहे कि ऐसे 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 यूटोपियन स्टेट ऐसा होना चाहिए, राइट. साथ ही में टीलियोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? टीलियोलॉजिकल का मतलब है बेसिकली गोइंग टुवर्ड्स अ टीलोस. टीलोस मीन्स अ स्पेसिफिक गोल, अ सेट गोल. हमने पहले ही बता दिया है कि ये हमारा सेट गोल है, ये सबसे अच्छा यूटोपियन चीज है एंड हमको इस गोल को अचीव करना है. सो इट्स अ पाथ दैट इज ऑलरेडी बीन सेट टुवर्ड्स अ फिक्स्ड गोल, राइट. सो दैट्स हाउ ही इज टीलियोलॉजिकल, कि हमने बता दिया एक यूटोपियन स्टेट है, एक आइडियल स्टेट है कॉल्ड द रिपब्लिक, और हमने वो रिपब्लिक को अचीव करना है. देयर इज नो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेट, राइट. वी ओनली हैव टू अचीव दैट रिपब्लिक, दैट इज आवर गोल, दैट इज आवर telos, and we have to go towards that, right. So that is how he is teleological, right. So also in his analysis he uses a lot of different ways, different methods of पुटिंग अक्रॉस कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल ही यूजेज, ये आप इंग्लिश लिटरेचर में आप पढ़ते हैं, द आइडिया ऑफ एनालॉजी, राइट. एनालॉजी क्या होता है? दैट बेसिकली you draw up a specific kind of picture of something else to explain your idea, right. So different analogies, he'll use analogy of the cave, he'll use analogy of the sun, the analogy of the divided line to put across कि उनकी जो ideas है, उनकी जो theory है, उसका क्या basic एक मतलब है, right. अब मूविंग ऑन अगेन हम लोग देखते हैं कि प्लेटो के मेन काम कौन से हैं. जैसे कि हमने देखा द रिपब्लिक क्या है, यंग प्लेटो से रिलेटेड है. इट इज हिज इट इज एन ओमनीबस, इट इज दिस ह्यूज वर्क, राइट, जो कि सिर्फ एक बेसिकली इट्स दिस ग्रैंड नोवेला ऑफ philosophy, right. So because it's not only dealing with politics, but आप जितने भी human life के different aspects imagine कर सकते हैं, related to education, related to morality, related to ethics, related to love, related to friendship, related to how an ideal man should be, related to how an ideal society should be, related to how an ideal state should be, इन सब से डील करता है रिपब्लिक. बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लेटो दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, राइट. विदाउट वन यू कैन नॉट अचीव एन आइडियल स्टेट बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज वेरियस फैसेट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट. सो दैट इज वाई द रिपब्लिक इज दिस philosophical omnibus that basically is dealing with all these multiple phases of human life. तो ये पहले ही बता देते हैं कि humans are not single faceted but multifaceted, और इन सब multiple arenas का हमने ध्यान रखना है अगर हमने एक ideal state and ideal society achieve करनी है, right. साथ ही में अब जो लॉज एंड स्टेट्समैन है, जो रिपब्लिक है, एक बहुत ही उनकी एक पॉलिटिकल आइडियलिज्म, एक फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म दर्शाता है. ऑन द अदर हैंड जो आपके लॉ एंड स्टेट्समैन है, दीज आर मोर प्रैक्टिकल इन द वे दैट दे लुक एट बोथ द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज दैट ऑफ द स्टेट्स, राइट. तो जब आप रिपब्लिक टू लॉज देखते हैं, आप एक ट्रांजिशन देखते हैं एंड आइडियलिज्म से हटके एक प्रैग्मेटिज्म की तरफ आप देखते हैं प्लेटो को बढ़ते हुए, बिकॉज ही हिमसेल्फ रियलाइजेस कि उनकी जो उन्होंने थ्योरी दी है उसके अंदर बहुत सीवियर लिमिटेशंस है, एंड उन्होंने अगर अपनी थ्योरी को प्रैग्मेटिकली अप्लाई करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर सिटी स्टेट, उनको इसके अंदर कई चेंजेस, कई ट्वीक्स लाने पड़ेंगे, राइट. अगेन one very important thing to be kept in mind is the Socratic base to all of Plato's works, right. In fact, according to Maxi, this is not actually Maxwell, I am sorry, this is Maxi, right. So according to Maxi, he says that in Plato Socrates lived again, right. It is through Plato that Socrates came back to life. So Plato was in fact Socrates' student, right. He picked up numerous things from him. In fact, the very idea of learning via dialectics and the way in which उनके सारे जो काम हैं वो एक dialogical format में लिखे गए हैं, right. So almost like a play,
राइट. देयर आर वेरियस कैरेक्टर्स जिनके डायलॉग्स हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स अपने अपने ओपिनियन आगे रखते हैं, राइट. एंड देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन बिटवीन देम, एंड थ्रू दिस मैनर, थ्रू दीज डायलॉग्स, प्लेटो अपनी थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, राइट. सो दिस डायलॉगिकल फॉर्मेट वाज आल्सो एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय सॉक्रेट्स, एंड उनके हर most of the works in fact had Socrates play a very important part in as one of the characters, right. अगेन आप देखेंगे जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं प्लेटो, वैसे वैसे सॉक्रेट्स के कैरेक्टर में भी एक डिफरेंस आता है, राइट. सो मोस्ट ऑफ हिज अर्लियर वर्क्स इंक्लूडिंग रिपब्लिक, इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट जो मेन रोल है वो सॉक्रेट्स निभाता है, राइट. अगेन जब आप इन ट्रांजिशन वर्क्स में आते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट्समैन, राइट, इसके अंदर थोड़ा एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाता है सॉक्रेट्स. एंड वहीं जब एक बहुत मेच्योर वर्क आता है, फॉर एग्जांपल लॉज, वहाँ पे सॉक्रेट्स है ही नहीं, right. But in the rest of his later works, for example Timaeus and all, again Socrates makes a comeback, right. So Socrates bhi dheere dheere has a huge, like through Socrates you will realize कि कौन से काम में कितना ज़्यादा Socrates का influence है, right. अगेन द आइडिया कि जो प्लेटो का सबसे पहला काम है रिपब्लिक, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस बाय सॉक्रेट्स थ्योरी ऑफ नॉलेज, राइट. एंड सॉक्रेट्स क्या सबसे पहले बताता है? सॉक्रेट्स ये बताता है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ, ठीक है. नॉलेज क्या होती है? नॉलेज होती है जो कि सही है, जो कि ट्रूथफुल है. बिलीफ क्या है? इम्पर्मानेंट है, एवर चेंजिंग है, ओपिनियन है. साथ ही साथ में वो बोलता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड गुड्स, ठीक है. लिमिटेड गुड्स क्या होते हैं? विच आर एक्सक्लूसिव टू सम, ठीक है. वो किसी कुछ ही लोगों के पास हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, ठीक है. एज अगेंस्ट अनलिमिटेड ग्रुप्स, अनलिमिटेड गुड्स, और ये गुड्स क्या है? वो नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं, ये किसी को भी मिल सकते हैं इफ दे अस्पायर फॉर दिस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, तो बोलता है हमेशा जो अनलिमिटेड गुड्स हैं दीज आर बेटर देन योर लिमिटेड गुड्स. नॉलेज, why? Because knowledge is unlimited and knowledge is eternal. It is permanent and it is eternal, right? So it is the best thing that you can actually aspire towards, right? Again, Plato includes this idea that knowledge is virtue, ठीक है. जो आपका नॉलेज है, इट इज एक्चुअली अ वर्च्यू. एंड अगर आपने एक अच्छा वर्च्यू अटेन करना है, आप वर्च्यू कैसे अटेन कर सकते हैं? वाया नॉलेज, राइट. सो फॉर एग्जांपल प्लेटो बोलता है कि अगर आपने ह्यूमन नेचर देखते हैं तो ह्यूमन नेचर के 4 एलिमेंट होते हैं, राइट. क्या 4 एलिमेंट है? एक है रीजन, ठीक है. दूसरा है करेज, तीसरा है टेम्परेंस, राइट. टेम्परेंस इज लाइक कॉमन सेंस एटसेट्रा, राइट. एंड फोर्थ इज योर जस्टिस, ठीक है. अब ये 4 हैं जो बेसिकली एलिमेंट्स है. आपने वर्च्यू कैसे अटेन करना है? बाय द करेक्ट बैलेंसिंग ऑफ ऑल दीज 4 एलिमेंट्स, ठीक है. इट इज थ्रू दिस दैट यू विल एक्चुअली अटेन वर्च्यू, right. So this is the idea of this is why knowledge, this is why the virtue of knowledge, this is why the idea that virtue can be attained via knowledge is so important for Plato, right. अगेन देयर इज दिस आइडिया कि जो नॉलेज है वो बेसिकली अटेनेबल है, एंड आप इसको ले सकते हैं, आप इसको गेन कर सकते हैं थ्रू रैशनल इन्वेस्टिगेशन. अब हम आगे करेंगे कि मेन आइडियाज, मेन कंपोनेंट्स क्या हैं ऑफ योर प्लेटोनिक थॉट. एंड यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ठीक है. थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और थ्योरी ऑफ आइडियाज, राइट, एक ही चीज़ है ये, ठीक है. तो कंफ्यूज मत होना अगर दोनों में से कोई भी पूछे, बेसिकली ये एक ही बात है, राइट. अगेन हमने अब क्या देखा है कि थ्योरी जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस नॉलेज थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है. एंड साथ ही साथ में क्या है कि नॉलेज क्या है? नॉलेज इज अबाउट आइडियाज, ठीक है. इट इज अबाउट आइडियाज, इट इज अबाउट द कोलिजन ऑफ आइडियाज, इट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, इट इज अबाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज. रियलिटी रेस्ट इन द रेल्म ऑफ आइडियाज एंड नॉट मैटर. मटीरियल क्या है? मटीरियल बस एक शैडो है ऑफ आइडियाज. रियल कौन है? आइडियाज है, मैटर रियल नहीं है. वहीं इसके अगेंस्ट जब आगे चल के आप मार्क्स करेंगे, मार्क्स क्या बोलेंगे? भाई मटीरियल बेस रियल है, मैटर रियल है, आइडियाज तो बस हवा में चलते रहते हैं, ठीक है. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज बीइंग रियल एंड नॉलेज बीइंग अबाउट आइडियाज, ये हेगल ने आगे चल के प्लेटो से ली थी,
राइट। अब प्लेटो ने आगे चल के दो एसेंशियल फीचर्स बोले कि नॉलेज के दो एसेंशियल फीचर्स हैं। क्या? पहली चीज, नॉलेज इज सर्टेन एंड इनफैलिबल। नॉलेज क्या है? ये बिलीफ नहीं है, ये ओपिनियन नहीं है, नॉलेज इज ट्रूथ। एंड इसलिए जो नॉलेज, जो ट्रू नॉलेज है वो सर्टेन है, राइट, एकदम सही है, स्टेबल है एंड इनफैलिबल है, इसके अंदर कोई फ्लॉज नहीं है, कोई इसके अंदर कोई कमी नहीं निकाल सकता। सेकेंडली, बिकॉज इट इज सर्टेन एंड इनफैलिबल, सो ऑब्वियसली एक नेसेसरी करोलरी क्या हुई, दैट नॉलेज इज ऑल्सो परमानेंट, राइट। परमानेंट है, एटर्नल है, ठीक है, ये चेंज नहीं होती है। एंड ये कहाँ है? इट रेस्ट इन द रेल्म ऑफ द आइडियल, ठीक है, ये आइडियाज में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है, ये आइडियल है। एंड अनलाइक द फिजिकल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ मैटर, ठीक है, ये शैडोज नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ मैटर क्या है? वो अपीयरेंसेस पे बेस्ड है। एंड अपीयरेंसेस क्या है? अपीयरेंसेस आर मेयर शैडोज ऑफ द आइडियल वर्ल्ड। ओके, सो दिस सीम्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब बेसिकली जो ये कॉम्प्लिकेशन क्यों है? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ मेटाफिजिकल थिंग्स दैट आर बीइंग थ्रोन अबाउट बाय प्लेटो, ठीक है। तो आप सोचो ये फिजिकल वर्ल्ड कैसे शैडो है, ये वो, राइट। तो अगर आप बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, अगर आप जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है, सो द आइडिया कि जो भी आप अपने आसपास अभी देख रहे हो, दैट इज ऑल बेसिकली, अगेन उसके अंदर भी क्या बोलते हैं, ये सब एक माया है, इट इज नॉट एक्चुअली ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, जैना थ्योरी टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ नया, राइट, सो द आइडिया ऑफ relativism or the idea of it being a mere perspective of one person instead of pranana, which is basically your knowledge, your truth, ठीक है। सो द आइडिया कि आपकी एक नॉलेज होती है जो रियलिटी है, ठीक है, जो एक्चुअल है, जो बेसिकली आइडियल है। और एक दूसरी चीज, जैसे कि आप हिंदुइज्म में पढ़ते हो कि आसपास, आपके आसपास जो आप देखते हो क्या है, मोह माया ही है, राइट। इट इज दिस फैंटास्टिकल वर्ल्ड बीइंग क्रिएटेड बाय गॉड, एंड हम लोग इसी के अंदर हम सोचते रहते हैं कि ये माया ही एक्चुअल में रियल है, बल्कि ये रियल नहीं है, राइट। सो इट्स दैट सिमिलर कॉन्सेप्ट, राइट। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हो। नाउ व्हाट डज प्लेटो से? प्लेटो सेज कि जो वर्ल्ड ऑफ मैटर है, ठीक है, और जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप देखते हो या छूते हो या समझते हो, वो क्या है? वो एक शैडो है ऑफ द रियल वर्ल्ड विच एग्जिस्ट्स, ठीक है, द रियल वर्ल्ड बेस्ड ऑन नॉलेज विच इज एटर्नल, राइट। उसके अगेंस्ट इज द वर्ल्ड ऑफ मैटर जो आपके आसपास है, जो आप अपने सेंसेस के थ्रू योर सेंसेस ऑफ स्मेल, साइट, टच, ठीक है, ये सब क्या है? माया है, ठीक है। तो आप इसी में रुझे रहते हो, एंड जो रियल एटर्नल वर्ल्ड है आप वहां तक पहुंचते ही नहीं हो, राइट। सो अगेन लाइक सॉक्रेट्स, प्लेटो क्या बोलता है? प्लेटो बोलता है कि अगर आपने जानना है, अगर आपने बेसिकली अपने रियल वर्ल्ड तक जाना है, नॉलेज को लेना है, ट्रूथ जाननी है, राइट, इट इज थ्रू रैशनल एंड डिसिप्लिन रैशनल इन्वेस्टिगेशन दैट यू कैन अक्वायर नॉलेज, ठीक है। तो वो ये नहीं बोल रहे कि ठीक है ये मोह माया है एंड देयर इज अ रियल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज विच एग्जिस्ट, ठीक है। ये भी बोल रहे हैं कि यू कैन गेन दैट नॉलेज, इट इज पॉसिबल टू गेन दैट नॉलेज। एंड हाउ इज इट पॉसिबल टू गेन दैट नॉलेज? आपको जाके बेसिकली कहीं पे आपने हिमालय पर्वत नहीं चढ़ना, नहीं, राइट। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन रैशनल लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, राइट। सो थ्रू रीजन, थ्रू लॉजिक, थ्रू दिस रैशनल इन्वेस्टिगेशन आप फॉर्म्स आर व्हाट? आइडियाज, ठीक है, आप ये फॉर्म्स, आइडियाज, ट्रूथ, नॉलेज को डिस्कवर कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली रीच द रियल वर्ल्ड, ठीक है। सो ये बेसिक चीज है जो जिसके बारे में वो बात करते हैं, राइट। सो अगेन when he talks about this difference between knowledge and belief, he actually gives a very beautiful he gives a very good example in the difference between beautiful and beauty, right। तो बोलते हैं beautiful क्या है? Beautiful is a matter of opinion or belief. What is beautiful for A might not be beautiful for B, right? So he says beautiful can have a very changing connotation. It is a matter of perspective, it is a matter of opinion, right? I might find mountains very beautiful, some other person might find beaches very beautiful, right? He says on the other hand, beauty is rests in the realm of knowledge and truth. Beautiful is opinion, beauty is true, right? So this is opinion based, this is eternal, knowledge, truth, right? Form वो बोलता है is the ultimate object of experience, the best
form of appearance, the best ideal truth is what? Your form. ठीक है, विजिबल वर्ल्ड क्या है? इज अ शैडो ऑफ द रियल वर्ल्ड. अगर आपने वो ट्रू ब्यूटी जानना है तो रैशनली इन्वेस्टिगेट कीजिए, तभी आप फॉर्म समझ पाएंगे, तभी आप आइडिया समझ पाएंगे, तभी आप नॉलेज समझ पाएंगे, राइट? सो यू नीड दिस हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस जहां पे आप रीजन यूज करते हैं एंड इस रीजन के थ्रू आप फाइनली नॉलेज को अटेन कर पाते हैं. ठीक है, तो ये बात है जो कि प्लेटो आगे रखना चाहते हैं, राइट? अगेन ये सेज कि जो मेजॉरिटी लोग हैं उनकी क्या है, उनकी कई बिलीव्स हैं रिगार्डिंग द मटेरियल वर्ल्ड. उनके पास नॉलेज नहीं है, बस वो मटेरियल वर्ल्ड के बारे में ही बातें करते रहते हैं और उनके ओपिनियंस वहीं उस मटेरियल वर्ल्ड तक ही सीमित है. ठीक है, सो जो ये आइडियाज है, जो फिलोसफिकल फॉर्म्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी इज अ फॉर्म. फॉर्म मतलब आइडिया या नॉलेज, राइट? उसी तरह ढेर सारे फॉर्म्स है. जस्टिस इज अ फॉर्म, ट्रूथ इज अ फॉर्म, राइट? ये क्या है? ये बेस्ट थिंग्स है, ये आइडियल थिंग्स है. ठीक है, और इन फॉर्म्स को सिर्फ कौन समझते हैं? फिलोसफर्स समझते हैं. ठीक है, सिर्फ फिलोसफर्स हैं जो फाइनली अपने रीजन के थ्रू इतनी नॉलेज अटेन कर पाएंगे दैट दे गेट द नॉलेज ऑफ देयर फॉर्म, राइट? अगेन ये बोलते हैं कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स है उनकी बेसिकली डिफरेंट दे माइट बी अरेंज इन अ हायरार्किकल मैनर. ठीक है, सो कई होंगे, सो जैसे हमने देखा ना, देयर इज ब्यूटीफुल, उसके ऊपर है ब्यूटी. ठीक है, सो बेसिकली सम आर सब स्टैंडर्ड एंड उसके ऊपर ऊपर आप बढ़ते जाते हो टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट ट्रू फॉर्म इज. ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड. आप ये नहीं बोल सकते नहीं माई ब्यूटीफुल इज बेटर देन योर ब्यूटी. नो, ब्यूटी इज ऑलवेज बेटर देन ब्यूटीफुल. ही सेइंग इट इज ऑब्जेक्टिव. ठीक है, और एक ये सुपीरियर अथॉरिटी है जो बता देता है कि ये फॉर्म है और ये सबऑर्डिनेट है, राइट? सो ये बात है कि आप जो ये चीज आगे रखता है प्लेटो, राइट? So these are the things that he says, and he says जो फिलोसोफर है, जो फिलोसोफर किंग है, वो हमेशा इज अ मैन ऑफ नॉलेज. वो ये फॉर्म्स को समझ पाता है, वो रियल वर्ल्ड को समझ पाता है, वो ट्रूथ नॉलेज को समझ पाता है, और इसीलिए वो एक ढंग का स्टेट, एक ढंग की सोसाइटी भी बना सकता है, राइट? सो दिस इज द आइडिया दैट प्लेटो पुट्स फोर्थ, राइट? Again, now when we look at your theory of forms, वो बहुत सारी analogies, allegories यूज करते हैं जब वो समझाते हैं अपनी इस थ्योरी ऑफ फॉर्म को. सो सबसे पहली जो एनालॉजी वो यूज करते हैं, इट इज योर मिथ ऑफ केव. ये 7th बुक ऑफ द रिपब्लिक, उसके अंदर आती है, राइट? योर मिथ ऑफ द मिथ ऑफ केव, राइट? और क्या है ये मिथ ऑफ केव? बेसिकली मिथ ऑफ केव क्या है? वो बोलते हैं डीप डाउन अंडर द अर्थ ना एक केव है. ठीक है, वेरी डार्क, कुछ दिखता नहीं है उनको. ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस कहीं पे एक आग चल रही है एंड वहां पे उस केव के वहां पे देयर आर अ कपल ऑफ मेन हु आर चेन्ड. ठीक है, अब उनको क्या दिखता है? उनको सिर्फ बाहर चलती हुई शैडोज दिखती हैं, एंड अकॉर्डिंगली बिकॉज उनको सिर्फ शैडोज दिखती हैं एक दीवार पे, उनको लगता है यही शैडोज रियल है, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है बाहर, उन्होंने कभी लाइट एक्सपीरियंस नहीं किया, उन्होंने तो बस ये डार्कनेस एंड शैडोज देखी है, राइट? तो हमने जो देखा, हमने क्या बोला? यही रियल है, यही शैडोज रियल है. तो वो क्या बोलता है कि एक दिन क्या होता है, दिस वन सर्टेन इंडिविजुअल, राइट, ही ब्रेक्स फ्री एंड ही एस्केप्स टू द वर्ल्ड आउटसाइड. पहली बार ही सीज द लाइट, राइट? एंड व्हेन ही सीज द लाइट ही रियलाइजेस, अरे जो मैं देख रहा था अंदर वो तो सिर्फ शैडोज थे, वो तो बस ओपिनियन थी. ये बाहर जो है ये रियल वर्ल्ड है जो कि शैडोज से दूर नॉलेज एंड ट्रूथ में है, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस ही सेज बिटवीन नॉलेज एंड अपीयरेंस. जो हम केव में शैडोज देख रहे हैं वो अपीयरेंस है, जो हम बाहर जाके लाइट में देखते हैं वो एक्चुअल में नॉलेज है. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि अब उस बंदे ने तो देख लिया ये सब, राइट? ये सब कुछ देख लिया. अब ही रियलाइजेस कि इट इज वेरी हार्ड फॉर हिम टू एक्चुअली कम बैक एंड एक्सप्लेन टू द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द केव कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो तो गलत है, जो बाहर लाइट है वो रियल है. तो वो बोलता है यही डिफिकल्ट टास्क इज ऑल्सो अप टू द फिलोसोफर किंग टू टेल पीपल दैट व्हाट यू थिंक इज राइट इज एक्चुअली जस्ट योर ओपिनियन एंड इट इज नॉलेज दैट आई एम प्रिवी टू इज व्हाट इज एक्चुअली राइट. ठीक है, तो अगेन देयर आर सर्टेन स्लाइट टोटलिटेरियन टेंडेंसीज व्हिच कार्ल पॉपर विल पॉइंट आउट टू जब हम क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो करेंगे. बट अभी वो क्या बताना चाहता है कि अब
एक इंसान who's experienced truth and knowledge, it is so difficult for him to relate to other people कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, and to make them believe कि जो वो बोल रहा है वो सही है, right? Again एक दूसरी analogy जो वो use करता है वो है analogy of the sun. So one of the other characters in Republic, which is Glaucon, वो बोलता है गुडनेस क्या है, वो सॉक्रेट्स को पूछता है गुडनेस क्या है, तो सॉक्रेट्स उसको बोलता है गुडनेस अगर तुम इमेजिन करते हो, सो गुडनेस इज लाइक द सन. ठीक है, सन क्या है, इट इज द ग्रांटर ऑफ लाइट, एंड ये जो लाइट है, इट इज थ्रू दिस लाइट दैट वी कैन सी एंड ऑल्सो बी सीन. ठीक है, तो आप देख भी सकते हो एंड बाकी लोग आपको देख सकते हैं. सो लाइक दैट सन विच इज ग्रांटिंग दिस लाइट, गुडनेस भी वैसी है, राइट? बिकॉज द गुडनेस विल हेल्प अस सी and be seen as well as project us, take us towards that path of truth. So this is what goodness is through that sun. That sun and its light is actually what goodness is. This is what Plato tries to put across when he in his theory of forms, right? The next theory that we will be picking up is his theory of justice. ठीक है, अब theory of justice, again justice is one of the most contested terms in political science. ठीक है, contested in the sense, ठीक है, contested concept अगर आपने पढ़ना है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया हुआ है द आइडिया ऑफ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट्स. एंड्रू हेवुड का जो पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसके अंदर ये बात करते हैं द आइडिया ऑफ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं पॉलिटिकल साइंस में जिसकी एक सेट डेफिनेशन है ही नहीं. देयर आर सो मेनी ओपिनियंस अबाउट अ सर्टेन कॉन्सेप्ट दैट यू कैन नॉट अराइव एट अ सर्टेन और फिक्स्ड डेफिनेशन, राइट? सो जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ठीक है, ये सब essentially contested concepts हैं, right? The idea of essentially contested concepts. ठीक है, ये देख लीजिएगा आप हेवुड में, राइट? अब जस्टिस क्या है फॉर प्लेटो. अब बाकर जब स्टडी करते हैं जस्टिस को, वो बोलते हैं जस्टिस प्लेटो के लिए इज बोथ अ ह्यूमन वर्च्यू एज वेल एज द बॉन्ड दैट जॉइंस मेन इन द स्टेट. ठीक है, तो ये ह्यूमंस के अंदर भी एग्जिस्ट करती है और ये सोसाइटी के अंदर भी एग्जिस्ट करती है. तो डुअल रोल है जस्टिस का, एक इंसान में और दूसरा पूरी सोसाइटी में. ठीक है, अब when he talks about this concept of justice, he says justice equals righteousness, right? So again, when you think of righteousness, if you have to relate it to say the Indian theoretical concept, ठीक है, the idea of dharma, ठीक है, so this dharma actually comes very close to the idea of righteousness, right? So if you ever have to understand thoda break down the concept of Plato's justice, you can always think about the idea of dharma, right? So also just like dharma, जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, ये लीगल नहीं है, ये जुडिशियल नहीं है जैसे कि हम इसको अभी समझते हैं इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो. प्लेटो का जस्टिस इज मोर रिलेटेड टू मोरालिटी एंड एथिक्स, राइट? अगेन लाइक धर्म. ठीक है, सो यू कैन ड्रॉ दीज पैरेलल्स बिटवीन द इंडियन कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट दैट प्लेटो इज पुटिंग फोर्थ. ओके, अगेन अब जब वो जस्टिस की बात करता है, ये जस्टिस जो उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, ये अराइव कैसे कर रहा है उस पे? अगेन थ्रू अ डायलेक्टिकल मेथड. ठीक है, डायलेक्टिकल मेथड अगेन जैसे आपको पता था डायलॉगिकल फॉर्मेट में है. ठीक है, अब डायलॉग्स डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में चल रहे हैं. ठीक है, और इन सब में डिबेट हो रही है. एक कैरेक्टर है कॉल सेफिलस. ठीक है, सेफिलस क्या बोलता है? सेफिलस देता है एक ट्रेडिशनल व्यू ऑफ जस्टिस. ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ जस्टिस क्या है? बेसिकली बेस्ड ऑन लीगल ऑब्लिगेशंस, द आइडिया ऑफ ड्यूटीज एंड ड्यूज. ठीक है, सो द आइडिया ऑफ if someone is friends with me, then I have to be nice to him. If I am enemy with one friend, with someone else, I have to hit him. ठीक है, so this idea. ठीक है, the second person is Thrasymachus. ठीक है, Thrasymachus puts up a radical notion of justice. यहाँ पे क्या है? Might is right. ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये है उसका नोशन ऑफ जस्टिस. लास्ट इज योर ग्लॉकिन एंड एंडी बैटन्स, जो कि कन्वेंशनल या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्जन ऑफ जस्टिस देते हैं, वेर इन जस्टिस इज इन द फेवर ऑफ द वीक, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल जब हम रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस करेंगे, हम बोलेंगे कि जस्टिस एट द एंड ऑफ द डे वो होता है कि जब भी आपने किसी चीज़ को चेंज करना है या किसी लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज करना है, आपने हमेशा ये देखना है दैट द लीस्ट एडवांटेज पर्सन, या जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है इन द सोसाइटी, उसका भला हो रहा हो, राइट? दिस इज द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ जस्टिस. ठीक है, अब सॉक्रेट्स जो है, जो मेन फिलोसोफर, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि इन सबके साथ डिबेट कर रहा है, वो इन सबके नोशंस को रिजेक्ट कर देता है एंड वो बताता है कि अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ जस्टिस क्या है. ठीक है,
तो जब आपने अब ये जस्टिस समझना है जो कि रिपब्लिक के अंदर बताता है वो, सो व्हाट ही डज इज ही पुट्स दिस आइडिया थ्रू दिस मॉरल साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो वो बोलता है जस्टिस क्या है, जस्टिस इज अ वर्चू, एंड ये वर्चू किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द वेलनेस ऑफ द सोल, दिस इज व्हाट जस्टिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। अब क्या है, वो बोलता है कि अगर तुमने सोच समझना है ना द बेस्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस, तुम एक इंडिविजुअल की सोल, ह्यूमन सोल को देखो। ह्यूमन सोल में वो बोलता है 3 पार्ट्स होते हैं, राइट। एक है आपका रैशनल पार्ट, ठीक है। ये रैशनल पार्ट क्या है, ये बेसिकली इज गेट टुवर्ड्स ट्रूथ, ही समझना चाहता है क्या ठीक है क्या गलत है, रीजन अप्लाई करता है, रैशनैलिटी अप्लाई करता है टू बेसिकली अनकवर ट्रूथ, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट द स्पिरिटेड पार्ट, and this spirited part is very geared towards courage, it craves honor, it craves victory, right? And lastly there's an appetitive part. This appetitive part is something which is your weaker part, right? He'll talk about this idea of कि जब आपका appetitive part एकदम overtakes the other 2 parts, he calls it acrasia basically, right? It's not necessary, but basically this is moral weakness, okay? So it says the normal part which says khana pina, right, which basically relates to your normal day-to-day needs, right? So needs of food, of water, of to breathe, sex, right? So basically your animalistic activities, right? So that is your appetitive part, right? So now he says what is justice. Justice is कि जब ये तीनों पार्ट अपना अपना काम अपने अपने स्फेयर में करते हैं एंड एक दूसरे के स्फेयर में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली आई नीड टू ईट, आई नीड टू ड्रिंक, आई नीड टू ब्रीथ, राइट, I need to go through these biological functions to survive, but I do not give into these biological functions, right? So I don't give into gluttony, right? So I don't just give into a certain, so I don't just give into greed, right? So मैं एकदम ही ये appetite में ना चली जाऊं, right? जितना मुझसे सस्टेन होने के लिए चाहिए उतना मैं करूं। Then there's a spirited part also, जिसको when required I have to do that, I need to be courageous, not foolhardy, right? Again, and then there's the rational part कि जब मैंने बाकी चीजें करनी है तब ये मेरे को rationality अप्लाई करनी है, right? तो ये जो बैलेंस इन तीनों में बनता है वो क्या है, वो बेसिकली वो बोलता है justice है, right? So virtue is what, that you have to balance these 3 out, right? There should be moderation, and justice is this virtue of the soul, right, which basically ties all these 3 parts in a balanced manner, right? Again, इसके साथ ही में वो क्या बोलता है कि हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका एक सर्टेन पार्ट ज्यादा डेवलप्ड है देन दी other, right? So based on this he develops 3 classes, also to be kept in mind that these classes are non hereditary, ठीक है। ये है कि for example my parents are extremely rational people, right? Because they are very rational people, they belong to a certain class, राइट। आई एम देयर चाइल्ड, जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर भी वो रैशनल पार्ट अब आए, नहीं, आई कैन हैव अ वेरी ह्यूज एपिटेटिव पार्ट, राइट। सो बेसिकली जस्ट बिकॉज आई हैपन टू बी द चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स हु आर वेरी रैशनल डज नॉट मीन आई विल बिलोंग टू द सेम क्लास, नो, देयर इज अ लॉट ऑफ क्लास मोबिलिटी। अगर मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, आई विल बी थ्रोन आउट, right? Because I don't belong there, because I don't have that part developed in me, right? So what are these 3 classes that he comes up with? He says there is one class जिसके अंदर obviously that rationality, reason वाला part is it reigns supreme. This will be the class of guardians, ठीक है। ये guardians कौन होंगे? ये guardians हैं जो कि एक governing और non governing होंगे। governing कौन होंगे? जो policy makers होंगे, rules होंगे। non governing कौन है? top civil servants etc, ठीक है। and basically जो guardians है, they'll be very strong, they'll be public spirited, philosophical, skilled in the arts of government etc, right? These are the people who will basically know what is good for the entire society in the long term, ठीक है। so these are the people who will be basically in charge of making rules and regulations and policies for the society, right? Again, next in line is your spirited or the courageous part, and in ये class of the auxiliaries, which is basically your soldiers, your minor civil servants, so on and so forth, right? and last is your appetitive part वाला, right, जो basically belongs to your workers, right? so your farmers, craftsmen, other manual laborers, right, जिनके basically these are the people जिनके कारण society will move forward, right? because you can't do without any of them, ठीक है। all of them are extremely important, all of them are dependent upon each other, because अगर आप एक को भी निकाल दो तो दूसरे का क्या होगा, ठीक है। so इसीलिए all of them are very important and they are doing the things, they are doing the function that they are
fit to perform, right? तो basically justice क्या है? Justice requires specialization. अगर मेरे पास rationality है तो I have the ability to govern, I have the ability to make laws, तो मैं वही काम करूंगा, ठीक है? Specialization से क्या हो रहा है? Division of labor हो रही है. Guardian है, govern करेगा, auxiliary है, safeguard करेगा, workers है, produce करेंगे, राइट? सो दिस डिविजन ऑफ लेबर भी हो गई. सो डिविजन ऑफ लेबर के कारण क्या हो रहा है? इंटरडिपेंडेंस है, राइट? सो इफ योर गार्डियंस रिक्वायर द ऑक्सिलरीज बेसिकली to defend them. Similarly, they require workers to produce certain things to feed the auxiliaries as well as themselves. The workers require auxiliaries to safeguard their property. They require guardians to make policies for the well-being and the social order of the entire society, right? So there's this interdependence which develops, and because of this interdependence, what happens? Unity and harmony comes into being, right? Because we realize what the other is also contributing. So iske karan the entire society is in unison, it is in harmony, there is less conflict because everyone knows कि हमारा ये काम है, हम यही करेंगे, right? So he says this soul, अगर आपने perfection, the idea of perfection समझना है, आप soul को समझिए, right? So he says God's idea of justice is actually presented via the soul, right? So there's this very important phrase that comes into being which says state is basically individual writ large, right? So what does this mean? State क्या है? State is a magnified version of the individual, ठीक है? तो जैसे आप प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एक इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करते हैं थ्रू दिस वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोल, उसी तरह अगर आपने आइडियल स्टेट बनाना है तो आपने ऐसे ही प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं टू द सोसाइटी टू बैलेंस आउट द कंपोनेंट्स, राइट? सो दैट वन अ सर्टेन क्लास विल परफॉर्म द फंक्शन दैट इज मोस्ट सूटेबल टू देयर पर्सनैलिटी, टू देयर नेचर. कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, इंटरडिपेंडेंस होगी, जिसके कारण ऑर्डर रहेगा, यूनिटी रहेगी, हार्मनी रहेगी, ठीक है? ये बेसिकली आइडिया है उसकी जस्टिस का. सो अगेन यू रियलाइज दैट जस्टिस क्या है? दोनों एक पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट वर्च्यू है, राइट? सो प्राइवेटली एक इंडिविजुअल जब खुद बैलेंस कर रहा है अपनी सोल के अंदर, वो प्राइवेट वर्च्यू हो गया. Publicly, the people who are more rational will be a part of the governing class. The people who have more spirit in nature will be auxiliaries and so on and so forth, right? That is what application of justice as a public virtue, right? So again, certain features आके निकलते हैं justice के, right? So basically, justice for Plato क्या है? It is the performance of duty. It is not related to rights. What is it related to? Duty. मेरी duty क्या है? जिस चीज के लिए मेरी सोल बनी गई है, मैं वो फंक्शन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी परफॉर्म करूं, ठीक है? साथ ही में सो दिस रिक्वायर्स व्हाट? परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू विच वन इज फिट बाय नेचर, राइट? अगर मैं वो फंक्शन परफॉर्म करूंगा तो मेरा खुद का भी अच्छा ही होगा और जो सोसाइटी है, जो कॉमन गुड है, उसके लिए भी अच्छा होगा, राइट? बिकॉज अगर मुझे कुछ करना नहीं आता, इफ आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ एंड आई बिकम एन आर्टिस्ट, आई विल बी अ फेलियर, right? So I'll be a failure both in my personal achievement as well as, you know, people who look at my paintings, they'll be disgusted, उनका दिन खराब होगा, उनका मूड खराब होगा, so it's going to harm the common good as well, right? So basically दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट को ये इम्पैक्ट करता है. साथ ही में इट इज द बॉन्ड दैट विल ब्रिंग टुगेदर द इंडिविजुअल्स, क्लासेस एज वेल एज द स्टेट, राइट? सो बेसिकली इनको ये हार्मनी में बांध के रखेगा. एक सोशल फैब्रिक है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा, राइट? और ये जो डिफरेंट ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है बेस्ड ऑन नेचर, इसके थ्रू आपकी सोसाइटी बेटर होगी और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी. अच्छा, ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज ओपन फॉर एवरी वन, देर इज नो सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर ऑल्सो हियर, ओके? सो व्हाट ही सेज इज, इनफैक्ट जब वो हम आगे देखेंगे, एजुकेशन की भी हम बात करेंगे, तो वो बोलता है कि अगर आप फीमेल्स को एडुकेट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को वेस्ट कर रहे हैं, राइट? सो ये रीजन, करेज, एपेटाइट बिल्कुल भी जेंडर डिफरेंशिएटेड नहीं है. लोगों में डिफरेंस हो सकता है, बट लोगों में डिफरेंस विल बी because of whatever reason, because they are born a certain way, not because someone is a woman or someone is a man. A woman can be as good a guardian as a man, ठीक है? So ये difference create नहीं करता है Plato, right? So this is where our theory of justice ends. Tomorrow we will start with the scheme of education, and we will be looking at the ideal state as well as the philosopher king, and we'll end with the general criticism of Plato, right?
सो प्लीज गो थ्रू इट. वी विल आई विल अटैच द इग्नू का पीडीएफ. इसके अंदर पूरा सब कुछ दिया हुआ है. वेरी इजी लैंग्वेज. सो ट्राई गोइंग थ्रू इट वंस. आपकी बाकी जो चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी. राइट. थैंक यू.